नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योग कालचक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और आज की सीरीज नक्षत्रों से संबंधित है और विषय बहुत ही रोचक रहेगा। और मैं आप सबको आज हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को अपनी मातृभाषा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सभी के सहयोग से आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। आपको भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारे लिए गर्व का दिवस है आज का, और जिस दिन हम ये रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, नक्षत्रों की शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग जो भविष्य कथन इत्यादि देखते हैं वो केवल राशियों से देख लेते हैं और भावों से देख लेते हैं। लेकिन आप अगर एक चीज पर ध्यान देंगे, यदि आप नक्षत्रों पर जाएंगे तो नक्षत्रों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में यदि हमें जानकारी होगी तो हमारा भविष्य कथन और भी सटीक होगा। क्योंकि हमारा जो आकाश चक्र है जो 360 डिग्री का है, उससे 12 तो राशियों में बांटा गया है और 27 नक्षत्र, और प्रत्येक नक्षत्र की अपनी अपनी विशेषता है, और सवा दो दो नक्षत्र एक एक राशि में आ जाता है। तो उस राशि के स्वामी के साथ नक्षत्र के स्वामी को मिलाकर जो विशेषताएं बनती हैं वो उस नक्षत्र वाले भाग की विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक नक्षत्र जो है, जैसा कि आप जानते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट का। तो इसमें सबसे पहले जो अश्विनी नक्षत्र आता है वो हमारे भावचक्र में 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक मेष राशि। तो यहाँ पर राशि स्वामी तो मंगल हो गया और नक्षत्र स्वामी केतु है। तो इन दोनों ग्रहों की विशेषताएं लेते हुए जो अंग ये है, राशि का भाग जो है, ये सारी विशेषताएं समाहित करता है। हमारे शरीर के अंग और उन अंगों से जुड़ी हुई तकलीफें या बीमारियां या रोग, और उसी के हिसाब से मानसिक विशेषता। मैं यहाँ इतना ही बताना चाहती हूँ कि अश्विनी नक्षत्र और मंगल की राशि, मंगल के अलग कॉम्बिनेशन आएंगे, और अश्विनी मेष राशि में जब भरणी नक्षत्र आएगा तो अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। यही हम आपको कहना चाह रहे हैं। तो जो अश्विनी नक्षत्र है वो सबसे पहला नक्षत्र है, 0 डिग्री से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये पहला नक्षत्र है और राशि चक्र का यह जो हिस्सा है ये निम्न बातों पर अधिकार रखता है। सबसे पहले हमारे शरीर के अंग आते हैं। शरीर के अंग जो है, सिर, मेष राशि को हम लोग हमेशा सिर का हिस्सा देते हैं। तो सिर और सिर का अंदरूनी भाग, जो अंदर का जो हिस्सा है सिर के अंदर का, वो अंदरूनी भाग आता है। इसमें रोग कौन कौन से आते हैं? सिर से ही जुड़े हुए रोग रहेंगे कि सिर की चोट लगना, मस्तिष्क में कुछ रुकावट आ जाना या अवरोध हो जाना, और या सिर में खून का जमना, कईयों लोगों के जम भी जाता है सिर में, या फिर ब्रेन में, मस्तिष्क में खून की कमी हो जाती है। ये सारी तकलीफें ये देता है। या कभी कभी बेहोशी आना, या मिर्गी आना, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, वो आना। और ऐसे व्यक्ति कभी कभी जो हैं इस नक्षत्र से जुड़े हुए, जिनके लग्न पर ये होती है, या छठे भाव पर ये राशि और नक्षत्र होता है, या 8वें भाव पर होता है, क्योंकि ये अकारक भाव है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी उत्पात भी बहुत मचाते हैं, मारपीट, हंगामा, शोर शराबा, और या फिर सिर के एक तरफ तेज दर्द, जिससे आदमी बहुत बेचैन और छटपटाने लग जाता है। स्नायु रोग, नाड़ियों से जुड़ा हुआ रोग, क्योंकि नसों नाड़ियों का जाल है हमारे इस मस्तिष्क से जुड़ा हुआ। कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कोमा में, कोमा तक में चले जाते हैं, और अवसाद मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां, और सिर की कोई अंदरूनी चोट भी हो सकती है जो हमें बाहर से कुछ पता नहीं है। इसके अतिरिक्त कई लोग जो समाधि की अवस्था में जाते हैं, उनके लिए भी यही नक्षत्र और यही राशि काम में आती है। या फिर पैरालिसिस अटैक होता है, उसका झटका जो लगता है वो भी ब्रेन में लगता है। कईयों को अनिद्रा रोग, नींद नहीं आती, उसके पीछे भी यहाँ पर ही शरीर का यही अंग उत्तरदायी है। मलेरिया, मेनिंजाइटिस और छोटी माता का निकलना, ये सारे रोग जो प्रमुख प्रमुख रोग हैं, ये जुड़े हुए। जरूरी नहीं है कि ये सबको हो। जब भी मंगल
या केतु जो है अफ्लिक्टेड रहते हैं, पापग्रस्त रहते हैं, लग्न छठा, लग्न आठवां या लग्न 12वां, ये भाव आपस में जुड़ते हैं और इन ग्रहों की दशा अंतर दशाएं चलती हैं, तभी उन्हें तकलीफ हो सकती, लेकिन ये शरीर के ये अंग और ये रोग प्रभावित करते हैं। अब हम आते हैं इनकी मानसिक विशेषता कि मंगल राशि स्वामी और केतु नक्षत्र स्वामी ऐसे लोगों के की मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, अतिवादी, हर काम में हर काम में जल्दबाजी रहती है, और जमीन जायदाद की बहुत चिंता करते हैं क्योंकि मंगल है वहां पर उनका। फिर थोड़े लालची भी होते हैं, और भाई से इनके मतभेद रहते हैं, भाई या बहन से विशेष रूप से, या फिर उनसे अलगाव रहता है। कुछ लोग जो है काले जादू के चक्कर में भी पड़े रहते हैं। ये मानसिक विशेषता है। मानसिक विशेषताएं ये इन राशि और नक्षत्र को लेकर है। चंद्रमा भी हमारी मानसिक विशेषताओं को प्रभावित करता है। तो कभी कभी चंद्रमा भी यदि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में हो तो इस तरह की मनोवृत्तियां देता है। ये हमारा कहने का अर्थ है। ऐसे व्यक्ति कई लोग होते हैं जो गहनों के भी शौकीन होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स के, हालांकि दिखने में सुदर्शन रहते हैं, सब उनको पसंद भी करते हैं, प्रिय भी रहते हैं, सबके प्यारे रहते हैं, चतुर रहते हैं, बुद्धिमान भी रहते हैं। ये मानसिक विशेषताएं कुछ इनके बारे में कही गई, जो कि पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम आते हैं व्यवसाय। मेष लग्न अश्विनी नक्षत्र विशेष रूप से किस तरह के व्यवसाय या नौकरी सर्विस दे सकता है। सबसे पहले तो आता है कि फैक्ट्री में सर्विस कर, या फिर पुलिस या सेना में जाना, आर्मी में जाना, पुलिस या आर्मी में जाना, या फिर मेडिकल, अगर मेडिकल में जाते हैं तो उसमें सूर्य भी उत्तरदायी रहता है, और अगर मंगल प्रधान लोग जाते हैं तो वो सर्जरी के क्षेत्र में ज्यादा सफल रहते हैं क्योंकि यहाँ पर मंगल जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फौजदारी अदालत जो रहती है, कोर्ट जो रहते हैं, वहां पर वैसे लोग काम कर सकते हैं, रेलवे में काम कर सकते हैं, मशीनरी विभाग से जुड़ सकते हैं मंगल, उसके लिए उत्तरदायी है। लोहा और स्टील का फैक्ट्री हुई, सामान हुआ, काम हुआ, उससे जुड़ा हुआ, या फिर तांबे से भी जुड़ा हुआ, विभिन्न ये जो धातुएं हैं इनसे जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आर्मी में होते हैं तो ये अच्छे पदों तक जाते हैं, योग अच्छे होने चाहिए, कमांडर तक, या फिर डॉक्टर का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसके अतिरिक्त अगर लोअर ग्रेड में हम देखें तो सेवादार, सेवा करने वाले, घोड़े, घोड़ों को पालने वाले और घोड़ों के व्यापारी, इस तरह से जो काम है ये भी ये कर सकते हैं। अब ये जो नक्षत्र है इसकी एक और खासियत है, केतु का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है ना, और केतु का नक्षत्र भी संतानहीनता की स्थिति बताता है, संतानहीनता। यदि केतु जातक के लिए लाभदायक नहीं होता है तो इसके दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। व्यक्ति प्रेग्नेंट भी नहीं होता और सर्जरी से भी संतान नहीं हो पाती है, किसी भी तरह से कंसीव करने में दिक्कत आती है। और विशेष रूप से अगर महिला की कुंडली है तो उसको तो बांझ ही माना गया है। ये एक चीज और है, विशेष रूप से पंचम भाव का क्षेत्र यदि इसमें हो, मेष राशि हो और अश्विनी और इनकी दशा अंतरदशा उसके संतान के समय में चल रही हो तब। हाँ, यदि शुभ और लाभदायक ग्रह यदि केतु के साथ होते हैं कुंडली, तो केतु वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है, गुरु जैसे हैं, तो फिर संतान होने की संभावना बनती है। अन्यथा यदि अकेला है और कोई ग्रह उसको शुभ नहीं देख रहा है तो संतानहीनता की स्थिति आ जाती है। ये फल हमें कब मिलते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि मंगल की महादशा में केतु की अंतरदशा चले या केतु की महादशा में मंगल का अंतर चले, तब ये फल जिन जिन भावों के ये कारक रहते हैं, मंगल और केतु जिन जिन भावों के सूचक हैं, जिन जिन भावों का फल देने वाले हैं, उनका फल देते हैं। और या फिर फल तब भी मिल सकता है जब सूर्य, चंद्रमा या कोई भी ग्रह इस क्षेत्र में भ्रमण करे, अश्विनी नक्षत्र वाले क्षेत्र में। तो सूर्य का तो देखिए आप सब जानते हैं कि फिक्स है, सूर्य जो है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक भ्रमण करता है, और चंद्रमा जो है 27 दिन में एक बार भ्रमण करता है। तो इस तरह से हम यदि इसका फलित करना चाहें तो इस प्रकार फलित कर सकते हैं जो हमने विभिन्न बताए हैं। जो श्रोतागण हैं या जो पढ़ते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं, वो इसको आजमा कर उसकी सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। आप लोगों ने नक्षत्र के बारे में जाना, मैंने बताने का प्रयास किया, आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
बहुत सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल टू द पॉइंट आपने बात की है। और बिल्कुल जो विषय आपने लिया है, जिस तरह से बताया है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, हमेशा की तरह। जैसे आपका कोई भी टॉपिक आपने लिया है, बहुत ही एक, क्योंकि आपकी टीचिंग की आदत है, तो एक टीचर के अंदर वैसे ही एक अलग तरीके की विशेषता रहती है। सही बात है, हाँ। एक्सपीरियंस उसमें जुड़ता रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो हर बार जब हम कोई चाहे चीज चाहे वही करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नई चीज जुड़ जाती जी, आपके वैसे भी इतने लंबे समय हो गए आपको ज्योतिष करते हो, और आपका इतना बड़ा अनुभव है। वो अनुभव आपको एक पारंगत ज्योतिष के रूप में, एक बहुत अच्छे टीचर के रूप में आपको एक स्थापित करता है। है, ईश्वर की आदरणीय कृपा है। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। वो शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको जो सर्विसेज उनसे लेनी है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।